मैट्रिक्स के पार्ट 2 वाले वीडियो में सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कुछ भी नहीं, मैट्रिक्स मैट्रिक्स की तरह ही है, बस इसमें अंतर क्या है, दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि इसमें जो है इसका यूनिक वैल्यू होता है और इसमें रोज और कॉलम दोनों इक्वल नंबर से। कहने का मतलब ये कि इसमें भी अरेंजमेंट वैसे ही होता है, बस रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं और इनका एक स्पेशल वैल्यू होता है। देखिए पहले हम लोग सिंबल रिकॉल करें, मैट्रिक्स का सिंबल ऐसे देते थे या ऐसे देते थे या फिर ऐसे देते थे, जो बहुत कम दिखाई देता है इंडियन बुक्स में। लेकिन डिटर्मिनेंट का जब हम लोग सिंबल देंगे तो ऐसे देंगे, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल हुआ। अब थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस पता कर लें बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स अगर हम लोग लेते हैं और डिटर्मिनेंट अगर हम लोग लेते हैं तो दोनों में फ़र्क ये है। सबसे पहला फ़र्क तो ये हुआ कि सिंबल इसमें हम लोग ऐसा या ऐसा या ऐसा देते हैं और डिटर्मिनेंट में सिंबल ऐसा वाला देते हैं। दूसरी बात ये है कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स में डिफर, ये अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग डिटर्मिनेंट की बात करें तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होना ही है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इसी तरह से इसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसका कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन इसमें यूनिक वैल्यू होता है, मतलब एक स्पेशल वैल्यू होता है। ओके, देखिए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है मान लीजिए ए, तो इसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसे लिखा करें। अब हम लोग थोड़ा सा डिटर्मिनेंट के वैल्यूज की ओर फोकस करें। देखिए वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट में अगर हम लोग वन बाई वन इस ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की बात करें तो इसका वैल्यू सिंपली जो अंदर में लिखा होगा उसी को हम लोग बाहर लिख देंगे। ध्यान रहे ये मॉडुलस की तरह नहीं है। अगर -2 का डिटर्मिनेंट होगा तो ये -2 ही होगा, जबकि अगर -2 ये मॉडुलस है तो इसका आंसर +2 लिखते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं करते। सिमिलरली अगर मान लीजिए 2/2 का डिटर्मिनेंट है, 2/2 का डिटर्मिनेंट है इस तरह का, ए बी सी डी इसके एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, ए से डी को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्रॉसवर्ड मल्टीप्लाई करते हैं ए से डी को, और फिर सी से बी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग एक निगेटिव साइन देते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि कोई एक मैट्रिक्स है 2 -3 4 5, तो इसका वैल्यू लिखेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का सिंबल देंगे, फिर 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, -12, तो इसका आंसर लिखेंगे। ये माइनस देना इसेंशियल है, तो 10 + 12 दैट मीन्स 22। देखिए 3/3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करने के पहले हम लोग कुछ टर्म्स को समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए डेल्टा नाम का डिटर्मिनेंट है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 1 0 2। अगर ये डिटर्मिनेंट 3/3 का है तो सबसे पहले हम लोग इसका माइनर समझें। माइनर किसी एलिमेंट का नहीं होता, माइनर प्लेस का होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि माइनर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम लोग आई जेथ रो, या चलिए थोड़ी देर के लिए लेते हैं 2 1th रो, 2 1th एलिमेंट। तो हम पहले देख रहे हैं कि इसमें रो नंबर है 2 और कॉलम नंबर है 1, तो हम पहले रो नंबर और कॉलम नंबर को हाइड कर देते हैं। तो ये 2 रो नंबर और 3 को हाइड करते हैं। आप ध्यान से देखिए तो एक बात और समझ में आता है, ये जो 2 1 वाला जो एलिमेंट था, ये सॉरी कॉलम नंबर 1 हाइड करना था मुझको, कॉलम नंबर 1 हाइड करेंगे, कॉलम नंबर 1 यहाँ है। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो 2 1 एलिमेंट था वो यहाँ था 4, तो इस प्लेस को जिस रो में ये लाई कर रहा है या जिस कॉलम में, उस दोनों को हाइड हम लोगों ने कर दिया, और जो बचा उससे बने हुए डिटर्मिनेंट 2 3 और 0 2 का वैल्यू लिख देते हैं, यही इसका आंसर होता है। 4 - 0 = 4। इस तरह से हम लोग किसी भी प्लेस का फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि माइनर पता करो 3 2 का, तो 3 2 एलिमेंट होगा हमारे पास, जो 0 0 दिख रहा है, 0 जो दिख रहा है हम लोगों को, ये वाला एलिमेंट हो गया अपने पास, ये एलिमेंट है 3 2। तो हम लोग इसको और इसको हाइड कर देंगे, जो आएगा वो अपना आंसर होगा, मतलब 1 3
4 6 और 2/2 का हम लोगों को पता है 6 माइनस 12 दैट इज -6 आंसर। इसी तरह से को फैक्टर कुछ नहीं होगा, को फैक्टर माइनर ही होगा। जैसे अगर हम लोग कहें कि को फैक्टर फाइंड करना है तो कभी हम लोग ए लिखते हैं या सी लिखते हैं, दोनों में से कुछ भी लिखते हैं। तो मान लीजिए ए आई जे या सी आई जे, मतलब आईएथ रो और जेथ कॉलम वाले प्लेस का हम लोग निकालना चाह रहे हैं, तो ये माइनर के ही इक्वल होता है। मतलब हम लोग डायरेक्टली को फैक्टर नहीं फाइंड करते हैं, हम लोग माइनर फाइंड करते हैं और उसमें प्लस या माइनस साइन पुट करते हैं। कहाँ प्लस करेंगे कहाँ माइनस करेंगे इसको जानने के लिए हम लोग -1 के ऊपर में पावर लिखते हैं आई प्लस जे। अब आप समझो कि रो और कॉलम मिलकर के अगर इवन नंबर आई प्लस जे अगर इवन नंबर हो तो इसका मतलब है कि आंसर वही होगा जो उसका माइनर है। जैसे आज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाह रहे हैं 1 2 3 0 1 5 -2 3 0, इसका ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है। अगर इसमें हम लोग पता करना चाह रहे हैं कि भाई माइनर माइनर छोड़िए को फैक्टर ही कर लेते हैं, को फैक्टर पता कीजिए 2 1 का। तो देखिए ये 2 + 1 मिलकर के ऑड नंबर है, इसका मतलब -1 के ऊपर में जब हम पावर 3 लिखेंगे जो कि ऑड होगा तो आंसर हमारे पास आएगा माइनस ऑफ 2 1। तो 2 1 निकाल लेंगे हम लोग, 2 1 और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब ये वाला हाइड कर देंगे जीरो वाले के लिए। तो अपना जो आंसर आएगा वो माइनर का निगेटिव आएगा। माइनर क्या आता है 2 3 3 0 का आंसर। तो ये हमारा माइनर जो था उसका हम लोग माइनस कर देंगे। तो इस ढंग से हम लोग को फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखा जाए तो 3/3 में अगर हम लोग देखें तो 3/3 में इस वाले प्लेस पर होता है 1 2 1 1, तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगा। और इस वाले पर 1 2 होता है तो निगेटिव आएगा, ये 1 3 है तो पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से ऑल्टरनेट होता चला जाएगा। आप ध्यान से देखिए तो हर प्लेस पर आपको वैसे ही मिलेगा। जैसे ये वाला प्लेस है 3 1, 3 + 1 इवन है इसलिए यहाँ पर हम लोगों को प्लस मिलेगा, यहाँ माइनस मिलेगा, यहाँ प्लस मिलेगा। तो इस ढंग से हम लोग को फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए अब हम लोग पता करते हैं 3/3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू। 3/3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू, पहले मैं एक डिटर्मिनेंट लिख देता हूँ A11। देखिए प्लेस का एलिमेंट 1 1 ले रहे हैं, प्लेस भी आइडेंटिफाई करने के लिए 1 1 और 1 3 ऐसा करके लिख रहे हैं। 2 1 2 2 2 3 फिर 3 1 3 2 3 3। अब देखिए कुछ नहीं, इसका वैल्यू हम लोग 6 तरीकों से निकालेंगे। रो नंबर 1 के लॉन्ग, रो नंबर 2 के लॉन्ग, रो नंबर 3 के लॉन्ग, कॉलम 1 के लॉन्ग, कॉलम 2 के लॉन्ग, कॉलम 3 के लॉन्ग। तो इसमें करना कुछ नहीं है। अगर रो 1 के लॉन्ग फाइंड आउट करना है तो इसके एलिमेंट्स को लिख देंगे A11 और इसके कोफैक्टर A11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम लोग A12 लिख देंगे इस एलिमेंट को, और इस एलिमेंट का जो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होगा, कोफैक्टर मालूम करने के लिए हम लोग ऐसे करेंगे, हाइड कर देंगे और पता करेंगे। ये माइनर हुआ लेकिन यहाँ पर ये 1 2 है, ऑड है तो निगेटिव होगा, तो यहाँ पर कोफैक्टर इसका निगेटिव होगा। हम लोग यहाँ अभी वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं इसलिए प्लस ही लिखेंगे, प्लस A13। फिर इसका जो कोफैक्टर होगा प्लस में होगा तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस में होगा तो माइनस आएगा, ऐसा। तो इस ढंग से हम लोग पता करेंगे रो 1 के लॉन्ग। इसी तरह से रो 2 में हम लोग रो 2 जब फाइंड करेंगे तो सिंपली हम लोग सेकेंड रो को पिक करेंगे, इनके एलिमेंट्स और उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के प्रोडक्ट का सम पता करेंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए रो 3 की बात अगर की जाए तो रो 3 की बात की जाए तो हम लोग रो 3 को पिक करेंगे और रो 3 के एलिमेंट्स में उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स मतलब A31 को इसके कोफैक्टर 31 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन। तो इस ढंग से पता करेंगे। इसी तरह से अगर हम लोग कॉलम को पिक करते हैं तब भी यही बात। अगर मान लीजिए कि कॉलम को पिक करते हैं, एलिमेंट है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो इस केस में भी वही होगा। अगर मान लीजिए कि कॉलम हम लोगों ने पिक किया ये, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 1 और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसका दूसरा एलिमेंट लिखेंगे A21 और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो। तो इस तरह से हम लोगों को
हम लोगों को करने के बाद इसका रिजल्ट आएगा और ये सारे रिजल्ट सेम आते हैं। अगर हम लोग कॉलम 2 से करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, कॉलम 3 करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो इस ढंग से आप फाइंड आउट कर सकते हैं इनके वैल्यूज को। एक वैल्यू फाइंड कर करके मैं दिखाता हूँ थोड़ा आपके कॉन्फिडेंस के लिए। मान लीजिए कि कोई एक डिटर्मिनेंट है, एलिमेंट है 1 2 1 2 3 2 0 1 0। मान लीजिए इसका हम लोग पता करना चाह रहे हैं इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो चलिए पहले पता करते हैं अलोंग रो 2। देखिए रो 2 का मतलब ये वाला, तो इसके 2 को इसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। को फैक्टर्स का क्या होगा भाई, तो माइनर का निगेटिव होगा, क्योंकि इस प्लेस का ये जो प्लेस है ये है 2 1 प्लेस, A21, मतलब इन दोनों का सम ऑड है इसलिए निगेटिव में आएगा, तो माइनर कर देंगे, मतलब माइनस करके माइनर लिख देंगे। और माइनर क्या होगा, इसको हम लोग हाइड कर देंगे। तो 2 0 0 -1। अब 3, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, एक माइनस हो जाता है तो अगला प्लस होता ही है, वैसे फिर भी चेक कर लीजिए। 3 वाला जो प्लेस है, 3 वाला जो प्लेस है ये है 2 2, तो 2 + 2 4 होता है, इसका मतलब इसका कोफैक्टर पॉजिटिव में होगा, यानी माइनर जो है और ये दोनों सेम हो। तो इसका मतलब हम लोग 3 को मल्टीप्लाई कर दें और इस बार हाइड करेंगे हम लोग, इस बार हाइड हम लोग कर देंगे इस कॉलम को, तो अपने पास हो जाएगा 0 -0। इसी तरह से अगर हम लोग थर्ड एलिमेंट 2 को करेंगे तो ऑब्वियसली इसका कोफैक्टर निगेटिव होगा, तो माइनस लिख देते हैं। इसका कोफैक्टर निगेटिव हुआ तो माइनस लिख देते हैं और फिर इसका माइनर निकाल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए हाइड करने के बाद माइनर निकलता है, केवल प्लस माइनस देने से उसको कोफैक्टर बोलते हैं। तो ये हो गया 1 -0, तो आंसर हो गया अपने पास माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस और ये 0 है तो 0 हो गया और -2, तो आंसर आया 0। आप किसी के भी अलॉन्ग मान लो कि सॉरी, अगर मान लीजिए आप कॉलम 1 के अलॉन्ग पता करते हैं, along 1, कॉलम 1 इसके अलॉन्ग पता करें, तब भी आपके पास रिजल्ट सेम आता। देखिए कर करके एक बार हम लोग कर लें कॉन्फिडेंस के लिए। तो 1 इंटू इसका को फैक्टर, तो ये पॉजिटिव प्लेस है, पॉजिटिव होगा। को फैक्टर जानने के लिए हाइड करते हैं इसको, तो आता 0 -1। फिर अगर हम लोग कॉलम 1 के 2 एलिमेंट को लेते तो इसका प्लेस है 2 1, मतलब निगेटिव को फैक्टर होगा, इसका मतलब माइनर का निगेटिव कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनर का, इसका माइनर हम लोग पता करेंगे हाइड करके और उसी को लिख डालेंगे। तो ये हो गया अपने पास 0 -1। सिमिलरली थर्ड प्लेस पर अपने पास 3 1 है तो प्लस में होगा, आगे लिखने का जरूरत नहीं है, वही आएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होता है। यहाँ से हम लोगों ने देखा +2 हुआ, तो मस्ट बी चेक बोथ ऑफ दिस। ये हो गया अपने पास माइनस माइनस प्लस, ये डिफरेंस नहीं आना चाहिए था। 1 1 एंड 2, 1 को हाइड करेंगे तो ये होगा 3 0 का -2 था बेटा वाला प्लेस के लिए। देखिए अगर मान लीजिए हम लोग इस वाले के लिए करेंगे तो ये हाइट होगा 3 -2, यहाँ पर -2, तो ये -2 होगा, सो इट विल बी इक्वल टू 0। तो इट्स सिंपल वन, इस तरीके से हम लोग इवेलुएट कर लेंगे। इनके कुछ प्रॉपर्टीज को समझें। एक्चुअली प्रॉपर्टीज अब हमारे सिलेबस में नहीं है बोर्ड के, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज को हमको जानना है। तो वैल्यूज ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर मान लीजिए कि कोई एक मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 1 4 0 2 1 3 2, मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट हम लोगों ने फाइंड किया। ये डिटरमिनेंट लिखेंगे 2 3 1 4 0 2 1 3 2। अगर मान लीजिए कि इसके रोज कॉलम्स को हम लोग इंटरचेंज कर लें, मतलब ए का ट्रांसपोज कर दें, तो ए का ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा 2 3 1 4 0 2 1 3 2। अब अगर कोई कहे कि नहीं भाई आप इसका ये जो ट्रांसपोज था इसका आप डिटरमिनेंट फाइंड करो, तो ये होगा 2 3 1 4 0 2 1 3 2। ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, इवेल्युएशन आप सीख चुके हो। आप इसका वैल्यू फाइंड करो और इसका वैल्यू, दोनों इक्वल होगा, मतलब ए के
ए का डिटर्मिनेंट और इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों इक्वल होगा। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए हम लोग सबको नहीं करें, केवल एक रो या एक कॉलम को इंटरचेंज करें, जैसे मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स था 2 3 1 4 0 2 1 2 3, मान लीजिए ये मैट्रिक्स था ए, इसका करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट था ये 2 3 1 4 0 2 1 2 3। अगर इसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का कोई वैल्यू निकाल लेते हैं, चलिए एक बार वैल्यू निकाल ही लेते हैं। 2 फर्स्ट रो के अलॉन्ग मैं कर रहा हूँ, तो 2 इंटू 0 माइनस 4 माइनस 3 इंटू 3 वाले इस वाले को हाइड कर देंगे, तो 12 माइनस 2 प्लस 1 इंटू थर्ड कॉलम को हाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 8 माइनस 0। तो ये वैल्यू आया अपने पास -8 10 माइनस 30 प्लस 8, मतलब आंसर आया -30। ओके, अगर हम लोग इसका जो एक रो है उसको इंटरचेंज कर दें या एक कॉलम को इंटरचेंज कर दें, चलिए कॉलम ही कर देता हूँ। 3 0 2, सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम के बदले में लिख दिया, 2 4 1, दोनों को इंटरचेंज कर दिया, 1 2 3। हम लोग इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम जो है वो हो गया सेकंड कॉलम और सेकंड कॉलम हो गया फर्स्ट कॉलम। इसका वैल्यू फिर से निकाल करके देखें, हमारे पास 6 ऑप्शन है। चलिए मैं रो 1 को यूज कर रहा हूँ यहाँ, तो 3 इंटू 12 माइनस 2 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 4 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 8, वैल्यू फाइंड आउट करें, 10 3 जा 30, ये हो गया 8 और ये हो गया -8। तो इस बार आपने पाया प्लस में 30, यहाँ था माइनस में, मतलब आपका जो रिजल्ट है वो -30 का निगेटिव है। तो किसी एक पेयर रो को या कॉलम को इंटरचेंज करने पर आंसर वही होता है, साइन बदल जाता है। अगर कहा जा रहा है कि 2 रोज और कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हो, जैसे इस तरह का हो 4 5 6 1 2 3, तो आप इवेलुएट करोगे, ये काम आप पर है। ये इसका आंसर हमेशा 0 आएगा क्योंकि इसका और ये दोनों इक्वल है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर मल्टीपल होगा तब भी 0 होगा, मतलब ऐसा अगर होगा 1 2 3 4 5 6 और ये मान लीजिए कि 10 20 30, तो क्या देख रहे हो कि इस रो का ये 10 टाइम्स है। अगर ऐसा भी होगा तब भी अपना डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। if all the elements of rows or columns सेम नंबर से, अगर मान लीजिए कि कोई है 1 2 3 4 5 6 1 0 2, मान लीजिए ये एक डिटर्मिनेंट है, इसके किसी एक रो या कॉलम को, चलिए मैं इस कॉलम को कर रहा हूँ, इस कॉलम को अगर मैं 10 टाइम्स करूँ, मतलब 1 4 1 और ये हो गया 20 50, 10 टाइम्स मतलब 0 3 6 2, तो इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू, इस वाले को अगर मैं लिख रहा हूँ डेल्टा और इसको लिख रहा हूँ डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 जो होगा, डेल्टा 1 का जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू होगा इस डेल्टा वाले का 10 टाइम्स ऑफ डेल्टा। एक तरह से आप समझो कि आप ये भी कह सकते हो कि इसमें से 10 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कुछ ऐसा फील आप कर सकते हो कि 10 कॉमन ले लिए तो ये बचेगा, तो ऐसा बचेगा। ओके, इस पर बेस हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग समझ लें ज़्यादा अच्छे से। देखिए मान लीजिए कि कोई एक मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट है, सपोज कीजिए कोई एक एलिमेंट हम लोग अपने मन से लिख ले रहे हैं, A1 1 2 2 भी लिख सकते थे, मान लो कि ये लिखा मैंने 1 0 3 3 2 1, ये एक मैट्रिक्स है। अगर इस मैट्रिक्स का मैं 10 टाइम्स या k टाइम्स करूँ, तो ये क्या होगा कि मैट्रिक्स में हम लोग सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी एक रो या कॉलम को नहीं। तो ये हो जाएगा 2k, ये हो जाएगा 3k, ये 0k, k 0k 3k 3k 2k और 1k। अब आप देखो, अभी इस प्रॉपर्टी को अगर फोकस करो तो आप क्या देख रहे हो कि एक रो में जितना है, जितने से मल्टीप्लाई किया उतना टाइम्स आंसर इसका बढ़ जाएगा, तो आंसर के टाइम्स होगा। इस रो में भी के है, इस रो में भी के है, तो इसका मतलब के इंटू के टाइम्स बढ़ जाएगा। एक रो को जितने से मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू उतना बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास
डिटरमिनेंट ए का आता उसका k टू द पावर 3 वैल्यू आना चाहिए। इस पर हमारे पास क्वेश्चन रहा करेगा मैट्रिक्स में दे देगा हम लोगों को क्वेश्चन कि चलो भाई डिटरमिनेंट ए का वैल्यू है 5 एंड ए इज 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स देन फाइंड 3a का डिटरमिनेंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, इसमें 3a 3 रोज 3 कॉलम्स हैं, ऑर्डर इसका 3 है, तो हर एक रो से एक 3 आएगा, मतलब 3 रोज टू द पावर 3 इनटू डिटरमिनेंट a। तो अपना आंसर जो होगा वो होगा 27 टाइम्स जो डिटरमिनेंट का वैल्यू था। तो यहाँ से एक रिजल्ट हम लोग लिख करके चले, उसको हम लोग अच्छे से याद रखेंगे कि अगर हम लोग रिजल्ट एक लिख करके रखें कि अगर मान लो कि इफ A is a n by n matrix, then determinant of k times A is equal to, देखिए ये n by n है, तो k को जब बाहर लाइएगा तो इस पर पावर n कर दीजिएगा, इतना टाइम्स A का डिटर्मिनेंट होगा। इसको मिस नहीं करना है, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज नॉट ऑल्टर्ड। इसका वैल्यू ऑल्टर नहीं होता है अगर आप किसी एक रो या कॉलम के एलिमेंट्स का मल्टीपल ऐड कर देते हो। चलो इसके लिए एक शीट एक्स्ट्रा ले लेते हैं, इस प्रॉपर्टी के लिए एक शीट एक्स्ट्रा ले लेते हैं हम लोग। देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास जो इस प्रॉपर्टी में कहा जा रहा है, इसको अगर हम लोग समझना चाहते हैं, ये बहुत काम का प्रॉपर्टी इसलिए समझना एसेंशियल है, समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट ए है अपने पास कुछ इस तरह का, 1 2 3 4 5 6 4 0 2। तो पहले मैं इसको इवेलुएट करके दिखाता हूँ। 1 टाइम्स 10 माइनस, पहले रो के लॉन्ग में कर रहा हूँ, आप किसी भी तरह से कर सकते हो। 10 माइनस 0 माइनस 2 टाइम्स 8 माइनस 24 प्लस 3 टाइम्स 0 माइनस 20, तो वैल्यू हो गया 10। ये हो गया 16 माइनस तो प्लस 32, ये हो गया माइनस 60। तो अपने पास जो वैल्यू आया माइनस 30 12 18 माइनस 18। अगर कोई आपसे कहे कि नहीं, आप एक काम करो कि फर्स्ट रो या मतलब कोई भी रो या कॉलम किसी को कंसीडर कर सकते हैं, तो मैं कॉलम से कर देता हूँ। मान लो कि कॉलम 2 को मैंने लिख दिया कॉलम 2 प्लस 10 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। ठीक, तो ये जो डिटरमिनेंट हो गया वो चेंज होकर के ऐसा हो गया, कॉलम 1 था ये वाला 1 4 4, तो इसमें हम लोगों ने 10 टाइम्स इसके 10 टाइम्स को इसमें ऐड किया है, ये नहीं बदलेगा, ये तो रहेगा 144। जो बदला उसमें हम लोगों ने इसके 10 टाइम्स को, मतलब 1 के 10 टाइम्स को ऐड कर दिया, तो 2 प्लस 10 12। 4 के 10 टाइम्स को ऐड कर दिया तो 40 प्लस 5 45। 4 के 10 टाइम्स को इसमें ऐड कर दिया तो 40। अब इसको इवेलुएट करके देखते हैं। इवेलुएट कर रहा हूं मैं रो के ही अलाउ, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी तरह से कर सकते। तो ये जो वैल्यू होगा 1 इंटू 45 टू 90 माइनस 240 माइनस 12 इंटू 8 माइनस 24 प्लस 3 इंटू, फिर हो जाएगा 160 माइनस 180। इवेलुएट करते हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 150 माइनस 150, ये हो गया माइनस 16, तो 12 इंटू 16 32 और 19 192, तो 192 माइनस माइनस
प्लस हो गया 69, यस 192। फिर इसमें हो गया 3 टाइम्स इतना, तो ये हो गया 20, तो माइनस होगा -60। इवेल्युएट करके देखें, ये दोनों मिलकर के हो गया, माइनस वाला मिलकर के हो गया 210 प्लस 192। चेंज करके देखते हैं 8 और ये -18, तो आप क्या देख रहे हो, दोनों रिजल्ट सेम है। इसका मतलब है कि किसी एक कॉलम में किसी दूसरे कॉलम के कुछ मल्टीपल को ऐड कर दें, या किसी एक रो में किसी दूसरे रो के मल्टीपल को ऐड कर दें, तो रिजल्ट नहीं चेंज होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखिए एक हम लोग एक और समझ लें कि मान लीजिए कि ये जो प्रॉपर्टी है, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते किसको है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट्स तो कुछ होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, 0 या अदर देन 0, लेकिन बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं या तो डायगोनल के ऊपर या नीचे, वो जो होते हैं वो 0 होते हैं। देखिए ये तीनों एलिमेंट जो है वो 0 है, ये कहलाए, ये अगर ऊपर वाला 0 है तो नीचे एक ट्रायंगल का शेप बनता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। या फिर ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि मैट्रिक्स का नीचे वाला पार्ट जो है वो 0 हो, 1 2 0 मान लो ले ले रहा हूँ इधर, 3 4 1, नीचे वाला पार्ट जो है वो 0 हो, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि नहीं, हम लोग डायगोनल एलिमेंट को कुछ लेते और ये बाकी एलिमेंट जो है वो 0 होते, तो इसका नाम पड़ गया डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो इस तीन में से किसी भी फॉर्मेट का हो, हम लोग इसका जब लिखेंगे, डिटरमिनेंट जब लिखेंगे, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। अगर मान लो कि ये ए है, ए का डिटरमिनेंट है, ये बी का डिटरमिनेंट है, ये सी का डिटरमिनेंट है, अगर कुछ भी ले लें तो डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 0, मतलब 0। डिटरमिनेंट ऑफ बी अगर फाइंड करें तो 1 इंटू 2 इंटू 0 मीन्स 0। अगर हम लोग डिटरमिनेंट सी फाइंड करें तो 2 इंटू 1 इंटू 3, दैट मीन्स 6। तो डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट इक्वल होगा। इसी तरह से ये प्रॉपर्टी बहुत काम का है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट है, तो वो उनके डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट इक्वल होगा। आई मीन मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि कोई एक अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए और बी है, सेम ऑर्डर का है, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो ए और बी का पहले प्रोडक्ट निकाल लें, फिर इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लें, या पहले ए का डिटरमिनेंट फाइंड कर लें और बी का डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद ए और बी के डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर, तो इसका जो आंसर है और इसका आंसर सेम। इसी पर बेस कर करके ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए कि डिटरमिनेंट ए रेज टू द पावर एन, मतलब ए टू द पावर एन का डिटरमिनेंट, तो अगर आप समझो तो ये कुछ इस तरह का फॉर्मेट है, एन टाइम्स। अब अगर मान लो कि हम इसको लिखें पिछले प्रॉपर्टी के बेसिस पर, तो ऐसे लिखना चाहिए, ये भी एन टाइम्स होगा, तो जब एन टाइम्स होगा तो इसका जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा डिटरमिनेंट ए का पावर एन। तो ये भी याद रखना है, एक तरह से समझो ना कि पावर बाहर चला गया, मतलब अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, तो आप ये सब नहीं करो कि पहले ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर निकालो, फिर मल्टीप्लाई करके ए क्यूब निकालो, फिर ए क्यूब को मल्टीप्लाई कर करके, ऐसा नहीं करो, ये मूर्खता नहीं करनी है। सिंपली डिटरमिनेंट ए निकाल लेंगे और उसके पावर को 5 करेंगे। ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर लिया था, कि अगर कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर अगर n बाई एन है, n बाई एन है, तो उसका जब डिटरमिनेंट पता करेंगे, ये n बाई एन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, k टाइम्स है उसका, तो इसमें से हर रो में k से मल्टीप्लाइड होगा, तो उसका मतलब है कि आंसर k टाइम्स हर रो के कारण हो जाएगा। तो इसमें टोटल n रोज हैं, तो k n टाइम्स बाहर आएगा, तो एक k n बार, तो k टू द पावर n और a। सीधा याद रखो कि अगर कभी हमारे पास दिया रहे कि a जो है वो 2/2 है, तो इसका मतलब जब आप 5 को बाहर निकालो तो उसके पावर, उसके ऊपर में पावर रख दो 2 और a डिटरमिनेंट। अगर मान लो कि नहीं भाई, चलो a जो है वो 3/3 का
मैट्रिक्स है। तो इसमें ए को जब बाहर निकालो तो इसमें पावर 3 करके डिटर्मिनेंट ए का से मल्टीप्लाई करो। तो दीज आर द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। फिर इसके बाद अब हम लोग पता करते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए यहाँ मॉडुलस छुटा हुआ है, मॉडुलस डाल दीजिए। अगर मान लीजिए कि कोई एक ऐसा ट्रायंगल हो जिनके वर्टिसेस हमको प्रोवाइडेड हो x1 y1 b x2 y2 c x3 y3, तो इनका जो एरिया फाइंड करना होगा। इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम लोग लिखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पहले रो में। किसी को भी पहले लिख दो। पहले तो यहाँ पर ध्यान में रखो कि हम लोगों को मॉडुलस डालना है। तो जब मॉडुलस आप डालोगे तो चाहे रो इंटरचेंज हो या नहीं हो, इससे फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये 1/2 लिखेंगे और एक मॉडुलस डालेंगे। ये छोटा मैंने मॉडुलस इसलिए दिया कि मॉडुलस को अगर बड़ा कर देंगे तो ऐसा विजुअल होगा जो कि मैट्रिक्स का सिंबल हो जाएगा। तो हम लोग छोटा इसको लिख रहे हैं। जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू खत्म कर लेंगे, निकाल लेंगे, तो मॉडुलस वाले सिंबल को दिखाएंगे। तो देखिए इसमें करते हैं क्या कि कोई एक वर्टेक्स को पिक कर लो। मान लो इसको ही पिक कर लिया, तो पहले लिख दिया x2 y2 1। फिर आपका मन, आप ऐसे रोटेट करो या ऐसे रोटेट करो, किसी एक तरफ से रोटेट करो। मान लो कि मैंने उल्टा रोटेट किया, x1 y1 1, फिर x3 y3 1। अब इसका मॉडुलस का सिंबल क्लोज कर दो। ये इसका एरिया होता है। बेटा आप कंफ्यूज नहीं हो, यहाँ मैंने लिखा है x1 y1 पहले और x2 y2 उसके बाद में, और यहाँ कुछ उल्टा लिख दिया। इससे फर्क नहीं पड़ता। अभी अभी पढ़े हो कि अगर इंटरचेंज हो रो और कॉलम, तो साइन चेंज हो जाता है। तो मान लीजिए साइन चेंज हो जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है, बाहर में हमारे पास मॉडुलस का सिंबल है तो वो फिर से वही आंसर दे देगा। इसलिए आप बिना किसी हिचक के आप किसी भी ऑर्डर में लिख दो। अब देखो एक बात और समझ लो, जैसे ये जो रिजल्ट है, जो सेकंड वाला जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट पहले ही रिजल्ट से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे अगर मान लो कि x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये ट्रायंगल का एरिया है। ये ट्रायंगल का एरिया है। अगर मान लीजिए डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने बात किया था कि किसी एक रो का कोई भी मल्टीपल दूसरे में सब्ट्रैक्ट कर दें, रिजल्ट नहीं बदलता है। अभी अभी हम लोगों ने यहाँ इसको करके देखा था इस वाले एग्जाम्पल में, कि हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके देखा था कि हाँ चलो कॉलम 2 में 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर करके ऐड किया था, रिजल्ट नहीं बदला था, दोनों रिजल्ट सेम था। तो यही इसी प्रॉपर्टी को अगर हम लोग यहाँ यूज करें इसको स्टैब्लिश करने के लिए, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। मान लीजिए कि मैं इस रो को अदर रोज में मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, ये तो वैसे ही रहा x1 y1 1, और नीचे हो गया x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 0 1 माइनस 1 0, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 0। अब ये जो है इसको अगर आप इवेलुएट करोगे ना, मान लो कि मैं यहाँ पर कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ कि इस कॉलम के अलोंग कर दूं, तो कॉलम के अलोंग करोगे तो 1/2। अब ये मॉडुलस का सिंबल है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, जब हम लोग करेंगे तो 1 के लिए निकालेंगे तो इतना हाइट हो जाएगा। तो हो जाएगा अपने पास 1 टाइम्स, या ये मॉडुलस है और ये 1 से मैंने इंटू किया, तो लिखेंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ये चार एलिमेंट लिखेंगे। x3 माइनस x1 y3 माइनस y1, ये चार एलिमेंट से बना हुआ होगा। आगे सब जीरो होगा, इस जीरो के कारण जीरो, फिर आगे जीरो, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये हो गया अपने पास इतना का मॉडुलस। तो आप देखो फाइनली रिजल्ट यही आया जो इस तरफ लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, कि ये एक डिटर्मिनेंट का मॉडुलस होगा जिसमें आप कुछ नहीं, एक किसी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। मैं इसका एक एग्जांपल लेकर के समझा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा, ये आप जल्दी समझ जाओगे, दिमाग में सेट कर जाएगा। मान लो कि कोई एक, मान लीजिए ये है -3 1, ए है मान लो कि 2 10, बी ये है, और सी मान लो कि 5 और -2। ये मान लो एक ट्रायंगल है। अब आप इसका एरिया अगर पता करना चाहो इस वाले ढंग से, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप करके देखो। ये 2 10 1 लिख देंगे,
-3, कहीं किसी वर्टेक्स से शुरू कर देना, 1 1 5 -2 1। अब आप इसको इवेल्युएट करना, ये विल बी योर टास्क। मैं यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ कि किसी एक वर्टेक्स को अगर मैं दूसरे में सब्ट्रैक्ट करूँ, किसी एक को भी जो मन में आया, मान लो इसी, तो 2 में से -3 को, और 5 में से -3 को, इसी तरह से 10 में से -1 कर देंगे, और -2 में -1 कर देंगे। ये जो रिजल्ट आएगा ये इस रिजल्ट के इक्वल होगा, मतलब 1/2। अगर मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूँ तो ये हो गया 5, ये हो गया 9, ये हो गया 8, और ये -3। इसको इवेलुएट करना आसान है, ये 1/2। अब मैं मॉडुलस को बड़ा करके लिख रहा हूँ, डिटरमिनेंट इवेलुएशन हो रहा है, तो -15 -72, तो 1/2 मॉडुलस 7 8 माइनस, तो ये आ गया 87/2। यही आंसर बेटा आपको यहाँ भी मिलेगा। ओके, देखिए इसके बाद हम लोग थोड़ा और समझे कुछ चीज़ों को। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। तो कोलिनियर का मतलब क्या हुआ कि तीनों पॉइंट जो है वो एक लाइन में होंगे, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अगर एक ही लाइन में है, ये तीनों एक ही लाइन पर हैं, कोलिनियर है, तो ऑब्वियसली इनसे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो उसका जो एरिया होगा, एरिया 0 होगा। तो एरिया 0 होगा मतलब इसका वैल्यू 0 होगा, x3 y3 1, इसका वैल्यू 0 होगा। जब 0 होगा तो 1/2 भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हट जाएगा, तो ये रिजल्ट फाइनली आएगा। तो ये याद रखिएगा कि अगर कंडीशन सॉरी, अगर पता करना हो तो कुछ नहीं, उनके एरिया को 0 कर दीजिए। एरिया 0 कीजिएगा तो 1/2 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से एक लास्ट इससे रिलेटेड एप्लीकेशन, मान लीजिए हम लोगों से कहा जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन लिखिए थ्रू थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। अगर इससे पूछा जा रहा है तो कोई मुश्किल बात नहीं है। मान लीजिए ये x1 y1 है और ये x2 y2 है और ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो कुछ नहीं, हम लोग इस पर सपोज कर लेंगे एक पॉइंट कहीं पर x1 xy, जो सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा अदर देन सॉरी x1 y1 और x2 y2। तो ये वाला जो पॉइंट होगा और ये तीनों कोलिनियर होंगे, तो इनका जो इक्वेशन होना चाहिए, सॉरी इसका जो एरिया होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। x1 y1 1, x2 y2 1, ये 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इनका एरिया पता करेंगे तो इसमें निकल जाएगा, ये अननोन क्वांटिटी है तो इक्वेशन हो जाएगा। जैसे आज फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि 2 3 1 5 से जाने वाले लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो x y 1 2 3 1 1 5 1 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। इक्वेशन निकलेगा x टाइम्स, तो फिर हाइट करने के बाद हो जाएगा 3 -5 माइनस वाई टाइम्स, हाइट करने के बाद हो जाएगा 2 -1 प्लस 1 टाइम्स, हाइट करने के बाद हो जाएगा 10 -3 इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन हो जाएगा -2x -y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, जिसको अरेंज करके हम लोग लिख लेंगे 2x + y - 7 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कहलाएगा। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट। अब इसके बाद हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स समझेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स कुछ नहीं, इफ A is a square matrix and अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो हम लोग कहेंगे देन A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ दे छोड़ा है आपके लिए। ये जो मैट्रिक्स है A, इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करो। आप पाओगे कि इसका वैल्यू होगा 0, तो आप कहोगे कि A जो है A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके चेक करो। देखिए इसके बाद एक अपने पास जो है वो आगे हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं मैट्रिक्स से। डिटर्मिनेंट का कनेक्टिविटी अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं तो को फैक्टर मैट्रिक्स हम लोग समझना चाहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है को फैक्टर,
मैट्रिक्स, इसका मतलब ही हो गया मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। जैसे एलिमेंट जो है, यहाँ पर का जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग लिखते हैं A11, तो A11 का को फैक्टर लिख देंगे। यहाँ पर को फैक्टर मतलब क्या, माइनर का प्लस या माइनस साइन। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग A12 जो एलिमेंट हुआ करता था उसके को फैक्टर को, यहाँ पर अगर A33 नाम का एलिमेंट होता था उसके को फैक्टर को लिख देंगे, तो ये जो बना हुआ मैट्रिक्स होगा ये कहलाएगा गिवन मैट्रिक्स का को फैक्टर मैट्रिक्स। इसी तरह से एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कुछ नहीं, एडजॉइंट वर्ड हम लोग जैसे कैसे याद कीजिए कि हम लोग माइनर पता करते थे, इस माइनर में प्लस या माइनस साइन दे देते थे तो उसको नाम रख दिया था हम लोगों ने को फैक्टर। वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि हम लोग पहले अगर को फैक्टर मैट्रिक्स पता कर लें, जैसे A11 था, A11, A12, A13, A21, A22, A23, इसी तरह से A31, A32, A33, तो इनके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स को अगर हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, इसका को फैक्टर यहाँ लिख दिया, अगर ऐसा कुछ कर देते हैं करस्पॉन्डिंग को, तो ये को फैक्टर मैट्रिक्स हुआ। अब इसका अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए, मतलब को फैक्टर मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को चेंज कर दिया जाए, तो वो कहलाता है हमारा एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। देखिए क्या किया है मैंने, इस रो को हम लोगों ने ट्रांसपोज किया तो यहाँ कॉलम के रूप में लिख दिया है। इसी तरह से सेकंड रो को ट्रांसपोज कर करके यहाँ सेकंड कॉलम के रूप में लिख दिया गया है। इसी तरह से थर्ड रो को ट्रांसपोज कर करके यहाँ पर थर्ड कॉलम में, तो ये कहला गया एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स है। तो अगर कोई मैट्रिक्स का एडजॉइंट पता करना है तो हम करेंगे कि उनके को फैक्टर्स का मैट्रिक्स बना लेंगे और उसका ट्रांसपोजिशन कर देंगे। ओके, अब इससे रिलेटेड अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पर फोकस करें। प्रॉपर्टीज पर फोकस करने के पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लो कि कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 1 3 0 2 1 3 2, मान लो कि इस एलिमेंट का है। अगर मान लो कि हम लोग इसका एडजॉइंट पता करें, एडजॉइंट पता करने के लिए को फैक्टर्स मालूम करेंगे, तो चलो 1 का को फैक्टर मालूम करते हैं, C11 मतलब इसका को फैक्टर, तो हाइड कर देंगे पहले रो पहले कॉलम को, तो ये आ जाएगा हमारे पास को फैक्टर सिर्फ माइनर का पॉजिटिव होगा, क्योंकि 1 1 है, 1 प्लस 1 2 होता है जो कि इवन नंबर है, तो साइन नहीं चेंज होगा, तो ये आया हमारे पास 0 -6, तो इसका वैल्यू हो गया -6। अगर हम लोग C12 पता करें, देखो यहाँ 1 + 2 ऑड है, तो हम लोग करेंगे क्या कि पहले इस माइनर लिखने के पहले एक निगेटिव साइन डाल देंगे, फिर माइनर पता करेंगे। 1 2 के लिए मतलब 1 2 एलिमेंट है ये वाला, ये एलिमेंट है 1 2, तो हम लोग ऑब्वियसली हाइड कर करके माइनर पता कर लेंगे। तो ये जो अपने पास होगा वो होगा 6 - 2, सिमिलरली 1 3 जो कि पॉजिटिव होगा, तो इसका वैल्यू पता कर लेंगे, तो 1 3 पॉजिटिव होगा। चलिए अब आप मेरे साथ साथ कैलकुलेट कीजिए, 1 3 पॉजिटिव होगा तो 1 को हाइड करेंगे इस वाले के लिए, तो अपने पास होगा 9 - 0। सिमिलरली अगर हम लोग 2 1 मतलब इस 3 वाले के लिए, तो ये तो निगेटिव होगा, इसलिए कि 2 + 1 निगेटिव होता है, सॉरी ऑड होता है, तो निगेटिव माइनर होगा, तो पहले माइनस डाल दीजिए, उसके बाद हाइड कर दीजिए, तो 4 - 3 इज इक्वल टू हो गया -1। इसी तरह से C22 2 + 2 इवन है ये वाले प्लेस के लिए, तो हाइड कर देंगे तो बचेगा कॉर्नर वाला 4 एलिमेंट, तो 2 - 1 मतलब 1। फिर इसी तरह से 2 3 ये ऑड हो गया तो निगेटिव होगा, तो माइनर का निगेटिव कर देंगे, तो 2 3 मतलब इस एलिमेंट के लिए, तो हाइड कर देंगे सेकंड रो और थर्ड कॉलम को, तो अपने पास होगा 3 - 2, जिसका वैल्यू हो गया, यहाँ इसका वैल्यू था 9, इसका वैल्यू था 4 -4, यहाँ इसका वैल्यू हो गया 1, तो -1। इसी तरह से 3 2 पता करेंगे, 3 1 पता करेंगे तो इवन होगा,
तो माइनर के अकॉर्डिंग होगा, ये वाला जो होगा इसके लिए हम लोग करेंगे तो 4 माइनस 0 मतलब 4। अगर हम लोग पता करें 3 2, तो 3 2 ऑड होगा तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे 3 2 मतलब इसके लिए, तो हाइड हो जाने के बाद हो जाएगा 2 और -3, ये वैल्यू हो गया हमारे पास -1 +1। फिर इसी तरह से 3 3 अगर पता करें तो 3 3 मतलब इस वाले एलिमेंट के लिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि हाइड होने के बाद होगा 0 -6, 0 -6 मतलब -6। अब देखो यहाँ पर मैं दो तीन चीजें एक साथ समझाना चाह रहा हूँ। देखो अगर मान लो कि रो नंबर 1 के साथ अगर लेकर के इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूँ तो -6, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा -4, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 9, तो ये जो आएगा ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा, ये होगा -6 -8 +9, दैट मीन्स ये हो गया -5, ये हो गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू। लेकिन अगर यही यही सेकंड पॉइंट को पहले फोकस कर कि लेकिन मैंने एलिमेंट ले लिया फर्स्ट रो का और मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड या थर्ड के कोफैक्टर से। चलो मैं सेकंड के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 इंटू -1, फिर +2 इंटू कोफैक्टर ये वाला जो कि है 1, +1 इंटू कोफैक्टर ये वाला मतलब -1। ये रिजल्ट कितना आया बेटा, ये आया -1 +2 -1। आपने देखा कि ये रिजल्ट हो गया 0। तो एक नया प्रॉपर्टी आप याद रखो कि अगर किसी एक रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट 0 होता है। मतलब 1 1 को अगर मल्टीप्लाई A11 से ना कर करके अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें A21 से, मतलब इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से, ऐसे ही इसके कोफैक्टर से, इसको इसके कोफैक्टर से, तो जो रिजल्ट होगा वो 0 होगा। इसी तरह से किसी कॉलम में भी करेंगे तो 0 होगा। और आप यहाँ देख रहे हो कि अगर हम लोग कहें इसमें कि चलो भाई आप एडजॉइंट निकालो, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करोगे, पहले तो कोफैक्टर्स को लिख डालोगे। कोफैक्टर्स था -6 -4 9, दूसरा हो गया -1 1 और -1, थर्ड रो में हो गया 4 1 -6। ये इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा एडजॉइंट, ट्रांसपोज नहीं करेंगे तो रह जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कर दिया तो -6 -4 9 -1 1 -1 4 1 -6, ये कहला गया एडजॉइंट। देखो बेटा आप पर मैं कुछ काम छोड़ रहा हूँ, ए को जब आप एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करोगे या एडजॉइंट ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा मैट्रिक्स आएगा, ऐसा मैट्रिक्स आएगा -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5। ये जो -5 है ये क्या है, यहाँ हम लोगों ने निकाला था डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। तो अपना आंसर कुछ इस तरह का आया कि यहाँ डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 0 0, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 0 0, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू। ये इसीलिए आया कि दूसरे किसी रो के एलिमेंट को दूसरे रो के कोफैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे या किसी कॉलम के एलिमेंट को दूसरे कॉलम के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट होगा उसका सम अगर फाइंड करेंगे तो वो 0। इसी प्रॉपर्टी पर आप इसको एक बार वेरीफाई करोगे, ये आप पर मैं छोड़ रहा हूँ, वेरिफिकेशन आपको करना है, थोड़ा सा कर लेना। ओके, तो आप वेरीफाई इसको कर लो। तो ये प्रॉपर्टी हमारे बहुत काम का है, इस रिजल्ट को अच्छे से याद रखना। ये क्वेश्चन के रूप में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके यूज से बहुत सारा काम होगा। जैसे यही क्वेश्चन, यही एक थ्योरम है, इसमें कहा जा रहा है ना कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्सिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। इट इज, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, पहले हम लोग इनवर्स का मतलब समझें। इफ ए एंड बी
are two matrices of same order such that ए में बी को मल्टीप्लाई कर दें या बी में ए को मल्टीप्लाई कर दें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो हम लोग कहेंगे कि ए का इन्वर्स बी है या कह सकते हैं बी का इन्वर्स ए है। ओके, सिंबल हम लोग ऐसे देंगे। ये हो गया इन्वर्स का मतलब। अब इस बात को हम लोग समझे कि ये जो हम लोगों से कहा गया, ये जो स्टेटमेंट दिया गया, इसमें नॉन सिंगुलर होगा बेटा। मैं एक न्यू शीट ले लेता हूं इसको प्रॉपर ढंग से समझने के लिए। सॉरी, देखिए ये प्रिंट में मिस्टेक है, इसको आप समझ लेना, यहाँ पर नॉन सिंगुलर हो। तो चलिए इसका दो पार्ट। पहला पार्ट हो गया कि ए इज इनवर्सिबल, ठीक है, इनवर्सिबल, देन ए इज नॉन सिंगुलर, मतलब उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, ये प्रूव करना, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले पार्ट में सपोज कर लें कि लेट बी इज इनवर्स ऑफ ए। इसका मतलब हो गया कि ए को बी में मल्टीप्लाई करें या बी में ए को मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अगर हम लोग दोनों तरफ सब में डिटरमिनेंट ले लें, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई एन। हमको मालूम है कि इसको लिख सकते हैं ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट, बी का डिटरमिनेंट इंटू ए का डिटरमिनेंट, और किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है 1, तो ये हो गया 1। तो देखो बेटा, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 1 है तो इसका साफ मतलब है कि ना तो ए जीरो है, ए डिटरमिनेंट ए जीरो है, और न ही डिटरमिनेंट बी भी जीरो है। तो इसमें तो कोई भी जीरो नहीं है। इसका साफ मतलब है कि अगर ऐसा है कि ए अगर इन्वर्सिबल है तो ए नॉन सिंगुलर होगा, मतलब इफ ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो ए का डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा। दूसरे पार्ट पर आइए, इसका उल्टा वाला, कि अगर ये नॉन सिंगुलर है मतलब डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो इसका इन्वर्स होगा। ये वाला पार्ट, ये दोनों प्रूफ पूछा जाता है हम लोग से। तो सेकंड पार्ट में हम लोग सपोज करें कि लेट ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमको प्रूव करना है कि ए का इन्वर्स हो। तो सबसे पहले तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब हुआ कि ए का डिटरमिनेंट जो है वो जीरो नहीं। अब चलिए जो प्रॉपर्टी हम लोग, मैंने कहा था आपको कि अच्छे से याद रखोगे, ये वाला जो प्रॉपर्टी है, ये कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये वाला जो प्रॉपर्टी था ए इंटू एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए का प्रोडक्ट डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन, इस वाले प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे। ये प्रॉपर्टी बहुत काम का है, हम लोग बार बार इसको यूज करते हैं। चलिए एक बार यहाँ लिख देता हूँ। अगर हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज करें, मैं इसके हाफ पार्ट को यहाँ लिख रहा हूँ। मान लीजिए कि एड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एन, हाफ पार्ट में लिख रहा हूँ। अगर मैं इसमें ये कहूँ कि सिंस a इज नॉट इक्वल टू जीरो देन वी कैन डिवाइड बाय a डिटरमिनेंट a टू बोथ द साइड्स, तो हम लोग कर सकते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, इधर डिवाइड करेंगे तो आई एन बचेगा। अब जरा बताओ, अगर मान लो कि इनको मैं एक साथ लिख दूं तो कोई अंतर है? हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को अगर हम लोग किसी के से स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं ए टाइम्स के बी। तो वही मैं कर रहा हूँ, के बी कर रहा हूँ, दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/a डिटरमिनेंट को, तो एडजॉइंट ए से, तो वही मैं कर रहा हूँ। तो इसको अगर मैं एक साथ लिखूं तो ऐसा हो गया एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए
इज इक्वल टू आई एन। अब आप देखो बेटा, कोई भी अगर मैट्रिक्स है उसको अगर किसी नंबर से, डिटरमिनेंट ए एक नंबर है, इससे अगर डिवाइड करें तो मैट्रिक्स ही होता है। तो इसका मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट आई एन है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एडजॉइंट ए को अगर डिटरमिनेंट ए से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो ये जो है यही ए का इन्वर्स होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ से हम लोगों ने एक रिजल्ट फाइंड आउट किया कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। इसको नहीं मिस करना है, इसको अच्छे से याद रखना। तो हम लोगों ने क्या क्या कहा, इसमें कहा गया था कि अगर इन्वर्सिबल है तो नॉन सिंगुलर है, मतलब उसका डिटरमिनेंट जीरो है। तो हम लोगों ने प्रूव किया कि भाई चलो ये इन्वर्सिबल है, तो हम लोगों ने प्रूव किया कि इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है। दूसरे में कि अगर कह रहे हैं कि ए का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, मतलब नॉन सिंगुलर है, तो इसका इन्वर्स निकलेगा। तो यहाँ प्रूव क्या करेंगे हम लोगों ने, तो उसका इन्वर्स ही निकाल दिया कि चलो भाई ऐसा है तो इसका ये इन्वर्स है, तो प्रूव भी हो गया। ये रिजल्ट अच्छे से आपको याद रखना है। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, जैसे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ये तो अभी हम लोगों ने जस्ट अभी जो कहा था वही रिजल्ट है। अब अगर मान लीजिए कि ट्रांसपोज का एक दो मैं इसमें करके दिखाता हूँ, रेस्ट आप ट्राई करोगे। जैसे देखिए एडजॉइंट ए ये वाला, अगर मान लो मैं इसी रिजल्ट को ले करके ट्रांसपोज कर दूं, ए इंटू एडजॉइंट ए जो ऊपर में लिखा है मैंने, ये इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए आई एन, मैंने हाफ पार्ट किया। अब पूरे को अगर मैं ट्रांसपोज करूँ दोनों तरफ, तो ट्रांसपोज करने के बाद क्या होगा बेटा, ट्रांसपोजिशन में हम लोगों ने पढ़ा था रिवर्सल लॉ, ए बी का ट्रांसपोजिशन इज इक्वल टू पहले बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो इसमें एडजॉइंट ए का पहले ट्रांसपोज होगा, फिर ए का ट्रांसपोज होगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में देखिए ये नंबर है, नंबर इंटू मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये तो बाहर हो जाता है और ए का ट्रांसपोज होता है। तो सिमिलरली डिटरमिनेंट ए बाहर हो गया और आई एन का ट्रांसपोज हो गया, आई एन का ट्रांसपोज हो गया। देखो बेटा आई एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप उसका उल्टा करके लिख दो तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता, वो कॉलम चेंज करो कोई अंतर नहीं पड़ता, तो ये आई एन ही होगा। तो आपने क्या देखा इस तरह कि एडजॉइंट, अगर आप इस रिजल्ट पर थोड़ा फोकस कीजिए तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो रिजल्ट है अपने पास, इस रिजल्ट में हम लोगों को जो मालूम करना था एडजॉइंट ए टी, तो ए टी का इन्वर्स ले लेते हैं। चलिए एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज ए टी और इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। देखिए ये तो डिटरमिनेंट है, इसके आगे आई एन इंटू ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स। अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया एडजॉइंट ए इंटू आई एन, इंटू आई एन, तो आई एन है तो आई एन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा, ये रिजल्ट आया डिटरमिनेंट ए इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा वही रह जाएगा ए टी का इनवर्स, चूंकि आई एन से इंटू करते हैं तो वही रहता है। तो आप जरा बताओ कि आपको अगर मान लीजिए कि अभी एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने ट्रांसपोजिशन में नहीं पढ़ा था, लेकिन यहाँ अभी इनवर्स आगे पढ़ेंगे आपको दिखाई देगा कि ए के ट्रांसपोज का इनवर्स ए के इनवर्स का ट्रांसपोज होगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज जो है इसको केवल दिमाग में रखिए, आपको इसके लेंदी प्रोसेस में नहीं जाना है, फिलहाल केवल एक दो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये जो हो गया ए के इनवर्स का ट्रांसपोज करेंगे, तो अब आप देखो ये टोटल मिल करके ए के इनवर्स का ट्रांसपोज और डिटरमिनेंट ए का ट्रांसपोज लिखे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, दोनों तो मालूम है कि उसका ट्रांसपोज करो तब भी डिटरमिनेंट सेम आता है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिख रहे हैं बेटा तो ए के ए के ट्रांसपोज को ही रहने दो, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये रहने दो। ये यहाँ पर लिखो ए टी का इनवर्स, यहाँ पर लिखो ए टी का इनवर्स। तो आप क्या देख रहे हो कि अभी जो प्रॉपर्टी आपने देखा है ये अभी जस्ट इसके बाद इनवर्स का काम करेंगे बेटा, तो ये अपने पास आपको मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज। तो ये जस्ट हम लोग करेंगे आगे, कहने का मतलब कि ये सारे प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बहुत घुले मिले हुए हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा पहले इसको दिमाग में डाल लीजिए। क्या क्या दिमाग में डालना है मैं वो आपको फोकस कर रहा हूँ।
कि अगर कभी लिखा रहे कि कोई मैट्रिक्स है, इसके ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालो, ठीक है, एडजॉइंट निकालो। तो कुछ नहीं, आप एडजॉइंट निकाल लेना ए का और उसको ट्रांसपोज कर देना। इसी तरह से ये रिवर्सल लॉ कभी नहीं भूलना है। जैसे देखो, ट्रांसपोजिशन का रिवर्सल लॉ था कि ट्रांसपोज कर रहे थे तो पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज। इसी तरह से अगर एडजॉइंट ए बी हो तो पहले आप उल्टा करके चलना, पहले बी का, तो एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, उल्टा कर देना। ऐसे ही इनवर्स में भी आपको देखने को मिलेगा। तो इन प्रॉपर्टीज को एक बार दिमाग में थोड़ा सा डाल लेना। देखो ये प्रॉपर्टी भी बहुत सिंपल है। अगर मान लो कि कोई आपसे पूछता है कि एडजॉइंट ए टू द पावर 5 फाइंड करो, तो अब ये नहीं करना कि ए टू द पावर ए से मल्टीप्लाई कर कर करके आप 5 बार मल्टीप्लाई करो, उसके बाद ए रेज़ टू पावर 5 निकालो, तब उसके को फैक्टर को निकालो, उसका ट्रांसपोजिशन, ऐसा नहीं करो। सिंपली आप करो यार ये कि ए का आप ट्रांसपोज निकालो, ठीक है, सॉरी ए का आप एडजॉइंट निकालो और उसका तब रेज करो पावर। कई बार देखोगे ना कि ये रिजल्ट बहुत छोटा सा आएगा, तो आगे का काम आसान हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये प्रॉपर्टी जो है ये केवल किसी चीज के प्रूफ में ही ज्यादा आता है। ये वाला प्रॉपर्टी आप अच्छे से याद रखो, एडजॉइंट के ए इज इक्वल टू के रेज टू पावर -1 एडजॉइंट ए। देखो बेटा, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत काम का प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को थोड़ा अच्छे से याद रखो तो ज़्यादा होगा। लेकिन अब यही बात है ना कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप दिमाग में रखो कि एडजॉइंट में जब आप के को बाहर निकालोगे, मतलब ऐसा सिचुएशन अगर रहता है कि मान लो कि कोई ए जो है वो 3/3 मैट्रिक्स है और हमको निकालने के लिए कहा जा रहा है कि 2 टाइम्स ए का एडजॉइंट निकालो, तो हम क्या करेंगे कि 2 को बाहर ले आएंगे और इसका ऑर्डर 3 है तो 3 में से एक पावर कम कर देंगे और हम एडजॉइंट निकालेंगे ए का और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 4 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ए। ओके, तो इस ढंग से कुछ कुछ इन चीज़ों को याद रखिएगा। ये तो बड़ा आसान काम है कि कोई अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मान लीजिए इस तरह का मैट्रिक्स है, इस तरह का मैट्रिक्स है 3/3 का मैंने मैट्रिक्स लिया, तो इसका जब एडजॉइंट आप निकालोगे ना तो कोई मुश्किल नहीं है, यही आएगा। जैसे ए का को फैक्टर क्या होगा बेटा, जब आप हाइड कर दोगे इसका तो को फैक्टर 1 ही होगा, 1 -1, 1 -0 1 ही होगा। जीरो का निकालोगे जीरो होगा, जीरो का जीरो, सब का जीरो होगा, 1 सभी 1 का वही आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। जीरो, सारे एलिमेंट जीरो हैं तो ऑब्वियस है सभी के कोफैक्टर्स भी जीरो ही निकलेंगे। इसका मतलब इनका जो एडजॉइंट होगा वो जीरो मैट्रिक्स ही होगा। तो इनको एक बार आप फ्रेश देख लोगे और इसके आगे ये सभी हमारे काम के हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे इस स्क्रीन पर, इसलिए अलग शीट पर रखा गया है। इसका प्रॉपर प्रूफ भी आपको समझना है। जैसे देखिए, अगर हम लोगों से कहा जा रहा है कि एडजॉइंट ए, तो पहले हम लोग रिकॉल करें कि एडजॉइंट ए को जब हम लोग ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। हमको इसका एडजॉइंट पता करना है, तो चलिए, सॉरी, इसका डिटर्मिनेंट पता करना है, तो हम लोग दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लें। तो अभी हम लोगों ने कहा था कुछ देर पहले प्रॉपर्टी में कि इसका डिटर्मिनेंट होता है ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। उसी को अगर यूज करें तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इनटू ए का डिटर्मिनेंट। और राइट हैंड साइड में याद कीजिए कि के टाइम्स ए का डिटर्मिनेंट मैंने लिखवाया था कि जो ऑर्डर है के पर उतना लिख देते थे, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसको अगर यूज करें तो ए एक नंबर है, डिटर्मिनेंट ए एक नंबर है, ये एक नंबर है, तो इसका मतलब इसको बाहर जब लाएंगे तो इस पर nth डिग्री का है तो n लिख देंगे और उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन। देखो बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन, और ये आई एन का जो डिटर्मिनेंट होता है ये हमेशा 1 होता है, तो इंटू 1। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया क्या कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए के डिटर्मिनेंट पर इससे डिवाइड कर देंगे तो पावर -1। अगर मान लो कि 2/2 का डिटर्मिनेंट है तो इसका एडजॉइंट ए अगर फाइंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट ए के ऊपर में 2 - 1 मतलब वही रह जाएगा, सेम आंसर होगा जो डिटर्मिनेंट ए का है। लेकिन अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट है तो उसका अगर एडजॉइंट निकालेंगे
तो डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1। तो इसका मतलब कि जो डिटरमिनेंट पहले फाइंड कर लेंगे और उसका स्क्वायर लिख देंगे, यही आंसर होगा। इस पर क्वेश्चन आएगा। फिर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, इस पर क्वेश्चन कम होंगे, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन इसी पर बेस करके नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट रिजल्ट है। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मान लीजिए ये, इसको हम लोगों ने पढ़ा कि डिटरमिनेंट ए आई एन। अगर मान लीजिए कि मैं ए को रिप्लेस कर दूं, ए इज रिप्लेस्ड बाई एडजॉइंट ए, तो ये सिचुएशन क्या हो जाएगा बेटा, इस ए को लिखेंगे एडजॉइंट ए, अंदर वाला जो एडजॉइंट हो गया उसके बाद उसके अंदर के ए को लिखेंगे एडजॉइंट ए। ओके, राइट साइड में जो डिटरमिनेंट के भीतर है उसको लिखेंगे एडजॉइंट ए, और बाहर में आई एन। अब जरा सा देखो कुछ कुछ चीज, इस एडजॉइंट ए को अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। यहाँ एडजॉइंट ए का अभी अभी हम लोगों ने रिजल्ट फाइंड किया पहले वाले प्रॉपर्टी में कि डिटरमिनेंट ए के ऊपर में पावर n माइनस वन होता है। तो इसका मतलब इस पर डिटरमिनेंट ए रेज टू पावर n माइनस वन आई एन होगा। देखिए राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ये एक्स्ट्रा मटेरियल है, ये मटेरियल एक्स्ट्रा है, इसको हम लोग हटाना चाहते हैं। तो थोड़ी देर पहले याद कीजिए हम लोगों ने ए इनवर्स पढ़ा था, 1 बाई डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो अगर एडजॉइंट ए को अगर हम लोग डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो है एडजॉइंट ए और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो ए इनवर्स के इक्वल हो जाएगा। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इतना, और इधर में डिटरमिनेंट ए, चूंकि ये नंबर्स हैं तो पावर एक कम जाएगा, इतना आई है। हमारे पास इसका रिजल्ट फाइंड करना था, इसका, तो इसका मतलब इसको हटाना होगा, तो ए से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ए इंटू ए इनवर्स एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो चलिए इनवर्स तो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए इनवर्स आई एन। तो इसका मतलब ये राइट लेफ्ट हैंड साइड में ए इनवर्स तो हो गया आई एन, आई एन को मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यही रह जाएगा। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिख रहा हूँ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, और राइट हैंड साइड में मैं लिख रहा हूँ कि जब ये डिटरमिनेंट ए एन माइनस टू है, तो इसको किसी भी मैट्रिक्स को आई एन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही होता है। तो ए इनवर्स को करेंगे तो ए इनवर्स होगा। तो इस तरफ हमारे पास लेट हम लोगों ने ए से मल्टीप्लाई किया था बेटा, ए से मल्टीप्लाई किया था यहाँ यहाँ, तो ए से मल्टीप्लाई किया था तो ये ए इनवर्स ना होकर के ए। तो इसका मतलब ये जो यहाँ जो बचेगा अपने पास ये होगा ए। तो रिजल्ट हमारे पास आया कि n माइनस टू डिटरमिनेंट का पावर और ए, ये वाला रिजल्ट ये। चलिए इस रिजल्ट को थोड़ा मेमोरी में रखिएगा, लेकिन ये रिजल्ट तो एकदम क्वेश्चन बेस्ड है, इसलिए इसको अच्छे से करना है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का हम लोगों ने पढ़ा वैल्यू कितना, डिटरमिनेंट ए रेज टू द पावर n माइनस टू ए। अगर हम लोग दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लें तो देखो बेटा, अभी अभी मैंने समझाया था k टाइम्स a का अगर डिटरमिनेंट है तो k बाहर लाते हैं तो इस पर जितना ऑर्डर होता है उतना पावर लिख देते हैं और डिटरमिनेंट a। तो ये तो डिटरमिनेंट a एक नंबर है, तो ये जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो इसके ऊपर में हमको पावर लिखना चाहिए n, और बच गया अंदर में डिटरमिनेंट a। अब जरा सा देखो ये क्या हो गया, डिटरमिनेंट a के ऊपर में पावर हो गया n स्क्वायर, पावर के ऊपर में पावर तो मल्टीप्लाई करके माइनस टू है इंटू डिटरमिनेंट ए, इसका बेस सेम है। तो इसका मतलब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस टू एन और प्लस वन। क्लियरली देखो एक अच्छा सा रिजल्ट आ गया, डिटरमिनेंट ए एन माइनस वन रेज टू द पावर टू। देखिए फिर से थोड़ा सा समझ लें चूंकि इस पर क्वेश्चन हो। मान लो 2/2 का डिटरमिनेंट है ए, 2/2 का डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स है। तो इस केस में अगर कोई आपसे पूछे कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट बताओ, तो
सिंपल सा आंसर होगा, डिटर्मिनेंट ए के ऊपर में जो पावर होगा जिस ऑर्डर का होगा उसमें से एक माइनस करके स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए। मतलब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का आंसर वही होगा जो डिटर्मिनेंट ए का होगा। अगर आप ये प्रॉपर्टी जानते हो तो सीधे निकालोगे, अदरवाइज पहले को फैक्टर एडजॉइंट ये सब कर करके बहुत मुश्किल काम में पड़ जाओगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि 3/3 का है तो 3/3 के केस में एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये वाला हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए, इसमें ऑर्डर 3 है तो 3 - 1 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। ए का आप डिटर्मिनेंट निकाल करके उसका 4 टाइम्स 4 कर देना है, सॉरी 2 2 जा 4, हाँ ठीक है, उसका पावर 4 कर लेना। ओके, ये लास्ट शीट वाला तीनों रिजल्ट अच्छे से याद रखना, डेरिवेशन पहले और तीसरे का अच्छा कर लेना। देखिए इसमें इनवर्स के कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि इन प्रॉपर्टीज को दिमाग में रख लेना, इसको डिराइव करने का जरूरत नहीं है, इसमें जो जो जरूरत है वो मैं समझाता चलूँगा। देखिए अगर कभी कोई एक मैट्रिक्स दे दे और कहे कि इसके इनवर्स का इनवर्स, मतलब एक बार इनवर्स निकालो फिर इनवर्स, तो वही रिजल्ट होगा जो ए है। इसी तरह से अगर कोई कहे कि ट्रांसपोज कर दीजिए और तब उसका इनवर्स निकालिए, तो आप इनवर्स निकाल करके भी ट्रांसपोज कर सकते हो। क्लियर, मतलब ट्रांसपोज करके इनवर्स या इनवर्स करके ट्रांसपोज दोनों सेम रिजल्ट है। और ये रिवर्सल लॉ तो आप पढ़ते चले आ रहे हो, ट्रांसपोजिशन में भी, ट्रांसपोजिशन में पढ़े आप कि ये बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, आपने एडजॉइंट में पढ़ा एडजॉइंट ए बी का ट्रांसपोज, तो पहले पहले बी का ट्रांसपोज इंटू तब एडजॉइंट ए। इसी तरह से रिवर्सल लॉ इनवर्स में भी है, ए बी का इनवर्स अगर है तो ये हो जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका डेरिवेशन तो बनता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ए इंटू ए इनवर्स, हमको मालूम है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अगर हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लें, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लें, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो इसके बेसिस पर इसको लिख सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट, अब डिटर्मिनेंट में रिवर्सल लॉ नहीं कर देना, फिर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1। तो ये ऐसा हो गया, तो इसका मतलब ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है ये 1/डिटर्मिनेंट है। अब देखो डिटर्मिनेंट एक नंबर है, ये एक नंबर है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कभी लिखा हो 1/2 तो इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर -1, तो इसको भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए के ऊपर में पावर -1। तो देखो यहाँ इनवर्स है, यहाँ इनवर्स है, और यहाँ यहाँ जो है ये -1 जो है ये पावर है, मतलब इंडेक्स है। तो घबराना नहीं है, आप इंटरचेंज कर लेना, ये प्रॉपर्टी आपसे पूछा जा सकता है, इसको दिमाग में रखना। फिर इन प्रॉपर्टीज को याद रखो कि अगर कोई पूछे कि ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालो, तो आप सीधे सीधे एडजॉइंट निकाल लो और उसका फिर इनवर्स कर दो। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसको मेमोरी में रखो, ये क्वेश्चन प्रूफ में काम आएगा, इसलिए इसको याद रखोगे कि अगर ए टू द पावर के का इनवर्स है तो सीधे सीधे हम लोग ए के इनवर्स को निकाल करके उसका पावर लिख दें, ये प्रूफ में काम आएगा। देखो बेटा, ये ट्रांसपोजिशन में भी अभी देखे कि ट्रांसपोज का इनवर्स है तो इनवर्स का ट्रांसपोज होता है, तो ये दोनों दोनों प्रूफ में बहुत काम आएगा, इसलिए दोनों को याद रखिए, पावर रहे या ट्रांसपोज रहे तो इंटरचेंज कर लेंगे। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स पता ही है आपको कि डायगोनल एलिमेंट के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, अदर देन जीरो भी हो सकता है, लेकिन बाकी के एलिमेंट जो होते हैं वो जीरो होते हैं। तो ये जो डायगोनल मैट्रिक्स अगर होगा हमारे पास, तो इसका इनवर्स अगर कभी लिखना हो, मान लो कि ये एलिमेंट है A1 0 0, ठीक है, मान लो कि n तक है, n तक है, तो 0 A2 0 0 0, इसी तरह से ये 0 0 A3, ऐसा nth वाले रो में 0 0 0, और ये जो लास्ट वाला होगा an, इसी को हम लोग लिखा करते हैं इस तरीके से डायगोनल एलिमेंट का। देखिए मैंने आपको बताया था कि हम कॉमा दे करके भी लिख सकते हैं और बिना कॉमा दे करके भी लिख सकते हैं। कंफ्यूजन से बचने के लिए हम लोग यूजुअली कॉमा दे देते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप कॉमा लिखो ही,
अगर इसका इन्वर्स पता करोगे, ये मान लो कि ए मैट्रिक्स है, तो इसका अगर पता करोगे ए का इन्वर्स, तो ये कुछ नहीं होगा, 1/A1 आएगा, इसी तरह से सब आएगा 1/A2, ऐसा कर करके फाइंड आउट होगा, लास्ट में 1/AN। ओके, देखिए अब इन्वर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने सीख लिया, एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज को, इनको छोटे छोटे तौर पर देख लीजिएगा। असल काम अब हम लोग यहाँ करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, देखिए हम लोगों को मैट्रिक्स पढ़ना है 3/3 से अधिक नहीं, इसलिए वेरिएबल 3/3 वेरिएबल से ज़्यादा होगा नहीं। या तो 2 वेरिएबल्स का इक्वेशन ऐसा होगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 7, मान लीजिए ऐसा होगा, या 3 वेरिएबल्स का इक्वेशन ऐसा होगा, इक्वल टू 2, कुछ भी मैं अपने मन से यूं ही लिख रहा हूँ समझाने के लिए, 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 5, मान लीजिए ऐसा होगा। तो इन दो तरह के इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे इस मैट्रिक्स के मेथड से। एग्जाम में पूछा जाता है सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो आपको ऐसे ही पता करना। तो सबसे पहले तो हम लोग समझें इक्वेशन किस तरह के होंगे। तो एक इक्वेशन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब ये हुआ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये जीरो होगा। होमोजीनियस का मतलब हो गया, होमोजीनियस इक्वेशन, इसका मतलब हो गया कि ऑल द टर्म्स ऑफ द इक्वेशन हैव सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। देखिए इस बात को समझिए, अगर मान लीजिए कि कोई एक इक्वेशन मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 0, तो इसका डिग्री x पर पावर 1 है तो 1 हुआ, y पर पावर 1 है तो 1 हुआ, z पर पावर 1 है तो 1 हुआ, और 0 का डिग्री डिफाइंड नहीं है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका डिग्री है केवल उसकी बात करें तो इसमें सबकी डिग्री 1 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग कहेंगे होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया जाए, 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 10, अब अंतर आ गया, इसका डिग्री तो 1 है, इसका डिग्री भी 1 है, इसका डिग्री भी 1 है, लेकिन इसका डिग्री 0 है। हम लोगों को मालूम है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 1, डिग्री 0 होता है ना। तो इसका मतलब इसका डिग्री 0 है, तो ये चेंज हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, तो अभी ये होमोजीनियस इक्वेशन हम लोगों की पढ़ाई से बाहर है, मैं फिर भी समझा रहा हूँ कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन किसको कहते हैं। ओके, पहले हम लोग होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस समझ गए हैं, अब इसके बाद थोड़ा सा एक शीट लेकर के हम लोग, एक शीट लेकर के हम लोग थोड़ा एक और बात समझ लें, जिसके कारण, जिसके बाद हम लोग इन दोनों चीज को पढ़ करके कवर अप कर लेंगे अपने टॉपिक को। देखिए, अगर मान लीजिए अपने पास कोई इक्वेशन है इस तरह का, ए एक्स या a1x b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, मैं 3/3 का ले रहा हूँ, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। तो हम इस एक्सप्रेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम लोग सपोज कर लें, सपोज कर लें ये जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 से एक मैट्रिक्स बना दें, नाम दे दिया A, और एक और मैट्रिक्स बना दें, एक और मैट्रिक्स बना दें जो इनके वेरिएबल से बना हो, ये कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, एक और मैट्रिक्स बना दें जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज हैं, ये 0 0 0। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा करता हूँ ना कि इसको D1 D2 कर देता हूँ।
फिर उसके बाद हम लोग होमोजीनियस वाले पैटर्न में आ जाएंगे। तो ये हो गया D1 D2 D3। ओके, अगर हम लोग इन लोगों की नेमिंग कर दें, इसको x कह दें, इसको मान लो कि b कह दें, तो आप थोड़ा ध्यान दो, a को x से मल्टीप्लाई करके अगर b लिखते हो तो ये इक्वेशन आता है कि नहीं, सेट करके देखते हैं। a को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो पहले रो को इस कॉलम से करेंगे तो होगा a1x प्लस b1y प्लस c1z। फिर दूसरे रो को इसी कॉलम से करेंगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2z। और फिर तीसरे रो को करेंगे, इस वाले रो को, तो होगा a3x प्लस b3y प्लस c3z। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर इसको इक्वल कर रहे हैं b के, मतलब d1 d2 और d3 के, थोड़ा आप देखो, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा d1 के इक्वल होगा, ये पूरा का पूरा d2 के इक्वल होगा, ऐसे ही ये पूरा का पूरा d3 के इक्वल होगा। तो आप क्या देख रहे हो, यही तीन इक्वेशंस मिल गए ना। तो इन तीन इक्वेशंस को इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब देखो बेटा, अगर होमोजीनियस रहेगा तो ये d1 d2 d3 सब जीरो होगा, ठीक है। तो अब आप पहले जो पीछे के शीट पर चलते हैं और इसका सॉल्यूशन का मतलब समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, यहाँ अगर कहा जाए कि इस तरह का अगर कोई इक्वेशन मिलता हो, इस तरह का कोई इक्वेशन मिलता है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम लोग लेट कर लेंगे a इज इक्वल टू a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, और x सपोज कर लेंगे हम लोग इनके वेरिएबल से बना हुआ कॉलम मैट्रिक्स x y z। और इसी तरह से b नाम का जो होगा मैट्रिक्स, ये तो 0 0 से होगा, मतलब 0 0 मैट्रिक्स होगा, ये करने का जरूरत ही नहीं है। सीधा हम लोग फिर पता करेंगे नेक्स्ट स्टेप में डिटरमिनेंट a। अब डिटरमिनेंट a के दो वैल्यूज पॉसिबल है। हो सकता है कि डिटरमिनेंट a का वैल्यू जो है वो अदर देन 0 हो, या हो सकता है कि डिटरमिनेंट a का वैल्यू 0 हो। अगर ये सिचुएशन हो तो आप जैसे ही ये सिचुएशन पाओ तो आप कहो कि इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ट्रिवियल सॉल्यूशन किसको कहेंगे, इसका मतलब होगा यूनिक सॉल्यूशन which is x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। मतलब इसको सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दो इसका सॉल्यूशन हो गया x 0 y 0 z 0। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आ गया कि डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 0, मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो अगर ऐसा है तो हम लोग लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, तो इसमें भी निकालने का जरूरत नहीं है। देखिए बेटा, बोर्ड एग्जाम में ये तो है ही नहीं पार्ट में, ये अलग है। और आपको अदर देन कंपटीशन में अगर आपके पास सिचुएशन आएगा तो इसी पार्ट से क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा जाएगा कि उसमें दे देगा जैसे a1 b1 c1 में से किसी एक को लेमडा दे देगा, और कहेगा लेमडा का वैल्यू फाइंड करो। तो आपको, और उसमें कंडीशन बता देगा कि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब अगर उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। आप डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 कर करके लेमडा का वैल्यू फाइंड कर लेना। देखिए, जो हमारे बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है वो ऐसा है जिसमें नॉन होमोजीनियस होगा, मतलब इस तरह का इक्वेशन होगा a1x b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। देखिए, यहाँ सिचुएशन को अच्छे से समझ लीजिए। आप ये जो d1 d2 d3 है, ये तीनों का तीनों जीरो नहीं है, लेकिन इसमें से कोई दो भी जीरो हो सकता है, कोई एक भी जीरो हो सकता है। मतलब d1 d2 d3 आर नॉट
साइमल्टेनियसली जीरो, मतलब इसमें से कोई एक जीरो हो सकता, कोई दो जीरो हो सकता, तीनों एक साथ जीरो नहीं हो, या तो कोई जीरो नहीं होगा। अगर ये होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसलिए कि जो जो जीरो होगा वो होमोजीनियस होगा, लेकिन जो जीरो नहीं होगा वो नॉन होमोजीनियस होगा, तो सिस्टम होमोजीनियस नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चन में पहले हम लोग सिलेक्ट करेंगे, वैसे ही एज यूजुअल ए नाम का एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे कोफैक्टर कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफैक्टर नहीं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब कोफिशिएंट से बना हुआ। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ऐसा लिख लेंगे। फिर x नाम का कॉलम मैट्रिक्स बना लेंगे जो वेरिएबल से होगा, x y z 2x2 होगा तो 2 लिखेंगे। और d नाम का एक मैट्रिक्स बना लेंगे जो कि राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज है D1 D2 D3 इससे बना होगा। अब हम लोगों को मालूम है कि देन द सिस्टम इज, ठीक है, इज रिटन एज, इसको हम लोग लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू बी। अब देखो बेटा, इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप में जो वर्क करेंगे वो हम लोग डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे। अब डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे तो फिर हमारे पास दो सिचुएशन आएगा। एक हो सकता है कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू जो है वो जीरो, और दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू जो है वो जीरो नहीं, मतलब नॉन सिंगुलर। अब अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू जीरो है तो होमोजीनियस में तो हम लोगों ने सीधा लिख दिया था कि इसका जो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लिखेंगे, यहाँ ऐसा नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग फिर से फर्दर चेक करेंगे, यहाँ दोनों संभावना है कि या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या कि एडजॉइंट ए निकालेंगे, ठीक, और उसको इस जो हम लोगों ने D1 D2 D3 वाला जो मैट्रिक्स बनाया था बी, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी दो रिजल्ट पॉसिबल है। हमारे पास एक मैट्रिक्स मिलेगा, देखिए एडजॉइंट ए भी मैट्रिक्स है बी भी मैट्रिक्स है, तो एक मैट्रिक्स मिलेगा, वो मैट्रिक्स या तो जीरो मैट्रिक्स होगा या नॉन जीरो मैट्रिक्स होगा। अब अगर ये जीरो मैट्रिक्स हो गया, ये क्वेश्चन आता है बेटा कि आपको क्वेश्चन दे देगा तो उसमें कहेगा चेक करो कि इसमें सॉल्यूशन है कि नहीं। सॉल्यूशन जब होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए अगर मान लीजिए कि सॉल्यूशन नहीं है तो चलिए ठीक है नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कि सॉल्यूशन उसका मिल रहा है, पहले तो डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे लिखते हैं। तो अगर मान लो कि उसका जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है वो जीरो मैट्रिक्स हो गया, तो इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, फाइंड करके नहीं दिखाना है। लेकिन अगर नॉट इक्वल टू जीरो हो तो हम लोग कहेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि जीरो मैट्रिक्स आ गया तो कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और नहीं है तो उसको हम लोग कहेंगे कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलिए देखिए, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू अगर जीरो नहीं है, जिस पर कि मेनली क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाएगा, तो हम लोग जानते हैं, अभी पढ़े थे कि अगर ए नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, दैट इज डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू जीरो नहीं है, तो इसका इनवर्स हम लोगों ने पढ़ा था, होता है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। तो हम लोग अगले स्टेप में एडजॉइंट ए पता करेंगे। ओके, एडजॉइंट ए पता करके फिर ए का इनवर्स पता करेंगे जो कि निकलेगा 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। देखिए ये जब हम लोगों को मिल गया तो हम लोग अब x को लिखेंगे डायरेक्टली, x इज इक्वल टू, x जब लिखेंगे तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b, मतलब 1 डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग b से। तो ये दोनों मैट्रिक्स हैं, इनको मल्टीप्लाई कर करके डिटर्मिनेंट a से डिवाइड कर देंगे। ये आया कैसे, केवल इतना समझ लीजिए, उसका सेशन हम लोग आज एंड कर देते हैं। देखिए अभी अभी हम लोगों ने यहाँ लिखा कि ax इज इक्वल टू b, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है।
तो ax इज इक्वल टू b। अब हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देख चुके हैं कि हेयर डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट, ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो a इनवर्स एग्जिस्ट, तो दोनों तरफ अगर a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो a इनवर्स b होगा। ये इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया आई एन। ये सब करके नहीं दिखाना है एग्जाम में, एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है। ये जब ए इनवर्स निकल जाए तो डायरेक्ट एक्स लिखना है। तो यहाँ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ ए इनवर्स और ए का प्रोडक्ट हो गया आई एन। तो आई एन इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब किसी भी आई एन से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स मिलता है। तो इसका मतलब यहाँ एक्स मिलेगा, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी लिखा। ये ए इनवर्स है, ये बी है। ओके, तो आई होप कि आप इतना समझ चुके हैं। आगे की बात हम लोग क्वेश्चन में करेंगे, जिसमें हम लोग इस पर बेस करके, इस खास लास्ट सेगमेंट पर बेस करके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।